तो लेबर कॉस्टिंग हमारा हो गया था। आज हम लोग करेंगे ओवरहेड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कॉस्ट का एलिमेंट क्या क्या होता है? देखो, कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है उसमें है हमारा मेटेरियल कॉस्ट होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करने का जो कॉस्टिंग लगता है उसमें तीन मेन चीज होता है, एक मेटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। और ये मेटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट्री है जहां शर्ट बनता है। ठीक है, फैक्ट्री है जहां शर्ट बनता है, तो शर्ट बनने के लिए हमें शर्ट का जो मटेरियल होता है वो चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ क्लोथ और लेबर कॉस्ट मतलब टेलर चाहिए। ठीक है, तो हमें देखो शर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, शर्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है, जिसका कॉस्ट हमें पता चल जाएगा कि इतने मीटर का हमारा मतलब क्लॉथ लग रहा है या कपड़ा लग रहा है, जो भी बोलो। और हमें जो टेलर अपॉइंट किया है उनका लेबर कॉस्ट भी हम लोग को पता चल जाएगा कि एक शर्ट बनाने में वो लोग कितना लेने वाले हैं। तो ये आइडेंटिफाइड है, सो डायरेक्ट है। लेकिन फैक्ट्री में इसके अलावा भी फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए, जहां या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है जहां पर ये कपड़ा बन रहा है, वहां पर और क्या क्या हमारा खर्चा हो सकता है, लाइक रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक हो सकता है, इंश्योरेंस ऑन मशीन हो सकता है, सुपरविजन सैलरी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन और मशीन हो सकता है। ये सारा जो एक्सपेंसेस है ये नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल है। इसका मतलब एक शर्ट बनाने में कितना रेंट लग रहा है, एक शर्ट बनाने में कितना इंश्योरेंस लग रहा है, एक शर्ट बनाने में कितना सुपरवाइजर सैलरी लग रहा है, या फिर एक शर्ट बनाने में कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा है, या फिर एक शर्ट बनाने में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीन का, ये हम लोग नहीं बता सकते, पर यूनिट बेसिस पे नहीं बता सकते। टोटल हमें पता हो सकता है, बट मतलब यूनिट बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि एक शर्ट पे कितना हो रहा है, एक शर्ट मेकिंग पे। लेकिन एक शर्ट बनाने में कितना मटेरियल का खर्चा है और एक शर्ट बनाने में कितना हमारा लेबर का खर्चा होगा, ये हम लोग बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग कहीं भी जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपने अपने मतलब जो भी ट्यूशन फीस दी हो उससे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारे इस कोर्स का या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ने का इतना खर्चा है। लेकिन ये पढ़ने के लिए तुम लोग अभी जो लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो, नेट वगैरह यूज कर रहे हो, तो तुम लोग इजीली थोड़ी बता सकते हो कि मेरा कॉस्टिंग पढ़ते हुए ही नेट का खर्चा इतना हुआ है। ठीक है, जो नेट पैक यूज कर रहे हो उसका खर्चा इतना ही हुआ है। ये इजीली हम लोग नहीं बता सकते कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे कि पर सब्जेक्ट में किसका कितना एक्सपेंस आ रहा है, मतलब पर सब्जेक्ट का क्या फीस है, तो जिसने जितना पे किया वो इजीली देख के बता सकता है कि मेरा एक्सपेंस ये आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से शर्ट मेकिंग में भी क्या होगा, मेटेरियल आराम से बता सकते हैं कि हमने कितने मीटर वाला कपड़ा लिया है, 500 मीटर, 600 मीटर, 100 मीटर, जो भी हो। ठीक है, तो ये हम लोग बता सकते हैं। टेलर बता देगा कि एक शर्ट सिलने का उसे 500 रुपए चाहिए या 1000 रुपए चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह के शर्ट का कितना चाहिए। तो जो इजीली आइडेंटिफाइबल है पर यूनिट के बेसिस पे, तो दोज एक्सपेंसेस आर ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट, सॉरी, दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट यानी हम लोग इजीली से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, रेंट ओवरऑल हो रहा है, अब एक शर्ट बनाने में रेंट का खर्चा कितना अप्लाई करें, नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए इजीली जो आइडेंटिफाइबल नहीं होता है इसे हम लोग बोल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, ये देखो मैंने लिखा है, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो कॉस्ट तीन मेन जगह पे लगता है, एक मटेरियल, एक लेबर, एक्सपेंस। और ये तीनों चीजें क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेबर भी डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, एक्सपेंस डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट यानी जो इजीली आइडेंटिफाइबल है, जैसे अभी शर्ट मेकिंग में हम लोगों ने देखा कि शर्ट का जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट है। ठीक है, लेबर का टेलर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट है, टेलर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा मान लो मटेरियल लेके आने में कोई खर्चा वगैरह हो रहा है अदर एक्सपेंसेस जो इजीली आइडेंटिफाइबल है पर यूनिट बेसिस पे, दोज आर
डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और इन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देखो मैंने यहाँ पर एरो कर दिया, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग बोलेंगे ओवरहेड कॉस्ट। और आज हम लोग इस ओवरहेड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it refers to ongoing business expenses not directly attribute to create a product or service। ये it refers means overhead cost रेफर करता है अगर कोई बिजनेस ऑनगोइंग है, बिजनेस चल रहा है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो डायरेक्टली हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो उससे हम लोग बोलेंगे ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड इज एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू सपोर्ट द बिजनेस व्हाइल नॉट बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। ओवरहेड जो है ये सपोर्ट करने के लिए, ओवरहेड एक्सपेंस सारा सपोर्टिव एक्सपेंस है, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, बट ये डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं। जैसे अभी शर्ट बनाएंगे तो शर्ट बनाएंगे तो डायरेक्टली क्या चाहिए, शर्ट बनाना है, एक कपड़ा चाहिए और एक टेलर चाहिए जिसे आता है वो शर्ट बनाना। लेकिन एक मतलब रेंट का दुकान लेना है या शॉप लेना है नहीं लेना है वो तो ऑप्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि रेंट से दुकान लेंगे तो भी होगा, हम लोग घर बैठ के भी सेल कर सकते हैं। बट हाँ एक ही बात है, चाहे आप शॉप से करो घर से करो वो अलग बात है। इसीलिए ये सारा सपोर्टिव होता है। आप इंश्योरेंस करवाओ भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस करवाने का अपना ही एक बेनिफिट है, नहीं करवाओगे तो लॉस है। सुपरवाइजर रखोगे ये भी सपोर्टिव है, रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, ऐसा हम लोग सोच सकते नहीं रखेंगे, लेकिन सबको पता है कि सुपरवाइजर रहेगा तो कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट, ये अब बोलोगे एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं करना है, नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सपोर्टिव है। बट ये सारी चीज तो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है तो करना पड़ेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है सपोर्टिव है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर प्रोडक्शन या फिर सर्विस, ठीक है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंस। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि स्टेप्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो ये जो रेंट है इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो रेंट है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो इंश्योरेंस है ये भी तो एक्सपेंस है, बट डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे बिकॉज पता नहीं चल रहा है कितना एक शर्ट पे करना है। तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो फर्स्ट कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सोर्स जो भी रहेगा हमारा, कि मतलब कोई सुपरवाइजर को जैसे अकाउंटेंट से पता चल जाएगा सैलरी कितना दिया जा रहा है, जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिपार्टमेंट है उन लोगों से पता चल जाएगा एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सोर्स रहेगा वहां से हम लोग को ओवरहेड का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा। सेकेंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमें करना पड़ता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी क्या होता है बताएंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमें करना पड़ता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और एट लास्ट एब्जॉर्प्शन। तो ये जितना भी है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे यहाँ एग्जांपल में हम लोगों ने देखा जो हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक यूनिट पे कितना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि हमारा ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो सबसे पहले कलेक्शन जो होगा, कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं जो ओवरहेड का एक्सपेंस है। फिर क्लासीफाई बताया था मैंने, ये देखो क्लासीफाई बताया था। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तो हमारा कॉस्ट का जो ओवरहेड का जो क्लासिफिकेशन होगा वो 3 तरह से होगा, एक बिहेवियर, एक होगा एलिमेंट, एक होगा फंक्शन। तो बिहेवियर के हिसाब से कैसे होगा, देखो बिहेवियर यानी ये फिक्स्ड है, बिहेवियर यानी फिक्स्ड, वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल।
ये हो गया। एलिमेंट के हिसाब से 3 तरह का होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। कोई भी प्रोडक्ट रेडी करने से एलिमेंट कॉस्ट का 3 होता है, एक मेटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। तो MLO लिख देते हैं, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और फंक्शन के हिसाब से 3 तरह का होगा। प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी हमारा आता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया था इससे तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पर देखो, ये जो रेंट है, ठीक है, ये फैक्ट्री का अगर होगा तो फैक्ट्री रेंट हो जाएगा, ऑफिस का होगा तो ऑफिस रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, सुपरवाइजर सैलरी यानी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फंक्शन के हिसाब से इस तरह से। तो हम लोग को पहले अपने ओवरहेड कॉस्ट को पहले तो कलेक्ट करना है सही सोर्स से, फिर उसके बाद उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 2 में हमें करना है प्राइमरी, यानी पहला बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। तो ये कैसे होगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका 2 पार्ट होगा, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक होगा एलोकेशन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एपोर्शन। तो एक एलोकेशन और दूसरा हो जाएगा एपोर्शन। तो एलोकेशन और एपोर्शन हम एक बार जस्ट बता देते हैं क्या होता है। एलोकेट करना मतलब अगर हम लोगों को डायरेक्टली पता है कि किसका कितना खर्चा है। सपोज हमारा जो फैक्ट्री है उसका एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, और हमें पता है कि इस फ्लोर का रेंट कितना है, ठीक, और इस फ्लोर का रेंट कितना है। तो हम लोग डायरेक्टली जिस फ्लोर का जितना है उतना लिख देंगे, दैट इज हो गया हमारा एलोकेशन, ठीक है। लेकिन मान लो जिससे हम लोगों ने रेंट लिया है वो ये नहीं बता रहा है कि दोनों का अलग अलग रेंट क्या है, वो ओवरऑल अपना एक रेंट बता रहा है कि 50,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो अब 50,000 तो ओवरऑल बता दिया, हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली दोनों का क्या है, डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हमें दोनों में मतलब बांटना पड़ेगा। तो दैट इज एपोर्शनमेंट। एपोर्शनमेंट मतलब जहां पर हमारा टोटल आ रहा है हमें नहीं पता, हमें कुछ एक बेसिस के ऊपर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है एपोर्शनमेंट। लेकिन मान लो जिससे हम लोगों ने रेंट लिया उसने बता दिया ये 30,000 है, ये 20,000 है, ठीक है। तो ये मान लो थोड़ा छोटा था या फिर जो भी रीजन से ये 20,000 है, ये 30,000 है, 50,000 ओवरऑल। अगर कोई बता देता है तो डायरेक्टली मतलब बता देता है मीन्स अगर हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ इन केस ऑफ रेंट, या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी, अगर दोनों का कंबाइन एक मतलब मीटर है, मीटर जो मतलब रीडिंग जहां से आता है, तो इलेक्ट्रिक हमारा बिल इकट्ठा आ रहा है, तो इकट्ठा आ रहा है तो हम लोग को फिर उससे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बेसिस पे हमें उसे अपोर्शन करना पड़ेगा। जैसे कि कितने लाइट पंखा किस फ्लोर में चल रहा है, कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है, ऐसा कोई भी एक बेसिस सोच के हमें उसे करना पड़ेगा एपोर्शन। जब हमें किसी बेसिस को चूज करके करना है खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज एपोर्शन। लेकिन जब डायरेक्टली मान लो दोनों में अलग अलग मीटर बैठा है, वह दोनों का बिल सेपरेटली आता है, तो फिर एलोकेट करेंगे। मान लो यहाँ पर बिल आया 5,000, यहाँ पर आ गया 2,000, तो यहाँ 5,000 इसमें एपोर्शन करेंगे, इसमें 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर मान लो एपोर्शन खुद को करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर खुद को किसी बेसिस पे करना है, देन उस डिस्ट्रीब्यूशन को एपोर्शनमेंट बोला जाता है। और जब डायरेक्टली हमें डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बता दिया जाता है तो उसे बोला जाता है कि एलोकेट कर लो। तो ये मेन डिफरेंस होता है एलोकेशन और एपोर्शनमेंट के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एलोकेशन और एपोर्शनमेंट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बार फिर से देखो, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने 2 पार्ट बताया, एक एलोकेशन और एक एपोर्शनमेंट। अब एलोकेशन और एपोर्शनमेंट जानने के लिए हमें पता होना चाहिए डिपार्टमेंट। देखो डिपार्टमेंट क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2 डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन और सर्विस 2 डिपार्टमेंट हो सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब जहां पर रॉ मटेरियल जो है
ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, दैट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पर रॉ मटेरियल क्या होता है, कन्वर्ट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है फिनिश्ड गुड्स में, यानी एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डन। और सर्विस मतलब नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली engaged in production।
हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ मैम आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखो हम लोग जो जहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा डिपार्टमेंट, कैमरा ऑन है, स्क्रीन शेयर में। अच्छा अच्छा, देखो स्क्रीन शेयर हुआ है, देखो तो स्क्रीन शेयर नहीं था तब। है मैम। अच्छा, ऐसे देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि डिपार्टमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस यानी जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन बट एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। थर्ड पॉइंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा हो जाता है सर्विस डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है बट प्रोडक्शन करने में हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट हम लोग कह सकते हैं दैट इज पार्टली प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, पार्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इसका कंसेप्ट क्या है, देखो पार्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। जैसे पार्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है ये प्रोडक्शन के साथ पार्टली रिलेटेड है और पार्टली सर्विस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पूरा पूरी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है या फिर पूरा पूरी हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें भी हेल्प नहीं करता है। जैसे मान लो कारपेंट्री डिपार्टमेंट जो होगा, ये लोग क्या कर सकता है, या फिर कारपेंट्री यूनिट बोल लो, ये क्या कर सकता है, ये लोग अगर मान लो कोई भी फर्नीचर वगैरह खराब हो रहा है तो उसे रिपेयर करेगा। ठीक है, अब मान लो ये फर्नीचर जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जरूरी था तो फिर वो प्रोडक्शन हो जाएगा, पार्टली प्रोडक्शन रिलेटेड हो जाएगा। या फिर मान लो, अच्छा इन लोगों का काम क्या होता है इसमें लिख देते हैं, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। या फिर मान लो ये काम करता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बॉक्स बनाता है, कुछ बॉक्सेस बनाता है। ठीक है, एंगेज इन, इस तरह से लिखते हैं, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बॉक्स। ठीक है, मान लो हम लोग ऐसा कुछ पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ बॉक्स वगैरह बना रहे हैं जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो पैकेजिंग भी हमारा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जो पैकेजिंग के बिना हमारा गुड्स आगे सेल ही नहीं हो सकता। लाइक मान लो कुछ लिक्विड वगैरह, जैसे मान लो पेन का जो इंक, ठीक है, पहले जब इंक भर के भी पेन जो होता है तो नॉर्मली ये डॉट पेन का बात नहीं बोल रहे, जिसमें इंक भर के लिखा जाता है, पेन का जो इंक रहेगा अगर उसे सेल करना है, या फिर मान लो जो व्हाइट बोर्ड में मार्कर पेन हम लोग यूज करते हैं तो उसका इंक जो होता है वो कंटेनर बिना सेल हो ही नहीं सकता है। तो ये प्राइमरी पैकिंग है जहां पर विदाउट कंटेनर हम लोग सेल नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मतलब मान लो उस पर अगर हम लोग कुछ, मतलब मान लो जो ये कंटेनर है, ये इसमें मान लो इंक है, ये जो कंटेनर है इसमें इंक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी पैकिंग। लेकिन इसके ऊपर एक कवर लगा दिया है हम लोगों ने और उस कवर के अंदर ये जो बॉटल है उसे डाला गया है, तो ये कवर जो है ये सेकेंडरी है, इसके बिना नहीं सेल हो सकता ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन इसे देखने में अच्छा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब एडिशनल जो है, ठीक है, जिसका सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैकिंग नहीं होगा तो सेल नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पैकिंग। तो ये पैकेजिंग वगैरह का काम जो होगा, ठीक है, उससे ये सारा डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे पार्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे थे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसका दो पार्ट हम लोगों ने देखा, एक तो है
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक है एलोकेशन, एक एपोर्शन। एलोकेशन किसे बोलते हैं, एपोर्शन किसे बोलते हैं, ये दोनों हम लोगों ने देखा। उसके बाद इस कंसेप्ट को आगे समझने के लिए हमें डिपार्टमेंट का एक कंसेप्ट समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पर दो तरह का डिपार्टमेंट होता है। एक तो होता है प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस। प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है, यानी जहां रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है। और सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। जैसे मान लो कहीं जनरेटर वगैरह लगाया हुआ है, तो वहां पर भी एक वर्कर को रखना पड़ेगा कि जब भी करंट वगैरह चले जाएगा तो वो जनरेटर चला देगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट जरूरी है, तो ये हो जाता है सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने दिया भी है। या फिर रिपेयर मेंटेनेंस, कुछ ऐसे लोग बैठे जो मान लो मशीन खराब होने से वो तुरंत जाके रिपेयर कर देते ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो, दैट इज रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये सब सर्विस डिपार्टमेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एलोकेशन, जो हम लोग कर रहे थे एलोकेशन, और इसका मैंने डायरेक्टली मीनिंग भी बताया। एलोकेशन का मतलब वही होता है जहां पर हम लोग एक्सपेंस को डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग सच इनडायरेक्ट कॉस्ट टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ ए कॉस्ट सेंटर is known as allocation of overhead। तो देखो क्या लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग सच इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जब हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देंगे, ठीक है, किसी भी एक कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा कॉस्ट सेंटर हो सकता है, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एक्टिविटी हो सकता है। ये सारे एक्टिविटी जहां परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे जगह के हम लोग बोल सकते हैं एक एक कॉस्ट सेंटर, जहां पर कॉस्ट का हिसाब रखा जाता है। तो डिपार्टमेंट के अंदर जितने सारे कॉस्ट सेंटर है वो सब में जब हम लोग एक्सपेंस को डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो जैसे रेंट का एग्जांपल लिया था, अगर मुझे पता है कि दोनों फ्लोर का अलग अलग रेंट क्या है तो एलोकेशन होगा वो एक्सपेंस। लेकिन अगर नहीं पता है, कुछ एक बेसिस पे हमें करना है, कुछ एजम्पशन पे हमें करना है, तो उसे बोला जाता है एपोर्शन बोला जाता है, उसे एलोकेशन नहीं बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर अ मशीन should be charged or allocate to that department where the machine is installed। जहां पर मशीन हमारा इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ए मशीन। मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है, उसका एक एक्सपेंस हुआ है, तो ये हमारा ओवरहेड है। शुड बी चार्ज और एलोकेटेड टू दैट डिपार्टमेंट। हम लोग उसी डिपार्टमेंट में एलोकेट करेंगे जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो मशीन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हम लोग उसे एलोकेट मतलब चार्ज कर पाते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे चार्ज, एलोकेशन करना एक्सपेंस का। या फिर इलेक्ट्रिसिटी charges of a department separate meter are there should be charged separately। where separate meter are there। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं अगर सेपरेट मीटर लगाया हुआ है। जो मैंने एग्जांपल लिया था वही लिखवा दिया है कि अगर हमारा अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी मीटर अवेलेबल है तो अलग बिल आएगा, अलग बिल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्पेस के लिए कितना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है। तो ये हो गया एलोकेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है एलोकेशन का,
इम्पोर्टेंस बोल लो या फिर एडवांटेज बोल लो। इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही तो देखा था हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी हमें पता होना चाहिए। तो अगर सभी पता होना चाहिए तो सबका अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें अमाउंट नहीं पता चलेगा, अगर हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे तो फिर कॉस्ट कैसे करेंगे, कॉस्टिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट का? इट हेल्प्स टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी कर लेंगे। थर्ड, इट हेल्प्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए particular department or cost center. Fourth, it helps to evaluate the profitability of a product line in a multi product business। तो हमें एक कॉस्ट सेंटर का जो इफेक्टिवनेस है वो पता चलता है अगर हम लोग अपना एलोकेशन प्रोसेस से करेंगे। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे कि अपोर्शनमेंट क्या होता है। अपोर्शनमेंट मतलब जहां पर हम लोग डायरेक्टली नहीं एलोकेट कर पाएंगे, किसी एक बेसिस पे हमें क्या करना है, जो कि बेसिस क्या होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा सही होना चाहिए उस बेसिस पे करना चाहिए। जैसे रेंट का हमारा अपोर्शन होना चाहिए नॉर्मली स्क्वायर फीट के हिसाब से होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का लाइट पॉइंट के हिसाब से होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय का कुछ नहीं बता रहा है तो सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय इस तरह से होना चाहिए, डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट के वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। तो वो हमें सोचना चाहिए कि किस हिसाब से होगा। अगर हमें कुछ अलग से नहीं बताया, हमें अपोर्शन करना है तो हमें सही बेसिस ढूंढना पड़ेगा और उस बेसिस पे हमें ओवरहेड को अपोर्शन करना पड़ेगा। So there are certain overhead which are common to a number of department और cost center। कॉमन हो रहा है मतलब एक फ्लोर पे दो काम हो रहा है लेकिन रेंट एक ही जगह आ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल एक ही जगह आ रहा है, कॉमन हो रहा है। किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा कॉस्ट सेंटर है लेकिन कॉमनली उसका एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है। तो हमें क्या करना है, दे कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, दे कांट बी डायरेक्टली identified or allocated to a particular department or allocated to a particular department। The distribution of such overhead, the distribution of such overhead to several department proportionately on some suitable basis is known as apportionment।
तो ये हो गया हमारा अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट हमें कोई भी एक सुटेबल बेसिस पे अपोर्शन कर देना है, जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से सैलरी पेड टू अ जनरल मैनेजर शुड बी, जनरल मैनेजर मतलब वो सारे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री में, अगर जब वो फैक्ट्री मैनेज कर रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक ही मैनेजर है, दैट इज जनरल मैनेजर, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज द जनरल मैनेजर लुक्स आफ्टर ऑल डिपार्टमेंट। यानी कि कहां पर कितना टाइम डिवोट कर रहा है, अगर हम लोग इस बेसिस पे चाहे तो कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, कितना टाइम, सपोज फैक्ट्री में 2 घंटा रहता है टोटल, अगर कोई 5 घंटा काम कर रहा है तो सपोज फैक्ट्री में 2 घंटा रह रहा है, कहीं मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 4 घंटा दे रहा है। इस तरह से जहां पर जितना टाइम डिवोट कर रहा है उस हिसाब से हम लोग उसका एक्सपेंस हर एक डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा हो गया, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पढ़ना था स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में, जिसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट दो तरह से करना है, वो भी हम लोगों ने किया। नाउ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पार्ट, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक बार ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग कुछ कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, यहां पर देखो क्या होता है, इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट डज नॉट पास थ्रू service department, but service department renders service to production department for carrying on प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा। एक रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है वो, तो रिपेयर मेंटेनेंस अगर नहीं रखेंगे डिपार्टमेंट, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो जो हमें सपोर्ट करता है, दैट इज सपोर्टिव डिपार्टमेंट। तो ये लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना काम स्मूथली करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर द प्रोडक्ट कॉस्ट शुड बी, देयरफॉर the product cost should be should bear the equitable share of cost of service। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में इसका भी कॉस्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, द प्रोसेस ऑफ redistributing the cost of service department among production department is known as secondary distribution।
तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सारे सारे जितने भी सेंटर है, जैसे मान लो प्रोडक्शन सेंटर, सर्विस सेंटर, सब में हमारा जो एक्सपेंस है ओवरहेड का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चाहे वो एलोकेशन हो चाहे वो अपोर्शनमेंट हो। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है सर्विस सेंटर में, फिर से वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी कॉस्ट हमें रखना नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करता है फंक्शन को स्मूथली करने के लिए, प्रोडक्शन का फंक्शन को स्मूथली करने के लिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा होगा वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि वो उस कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट के साथ क्या कर सके, प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ हम लोग उस कॉस्ट को जोड़ सके। देयरफॉर द प्रोडक्ट कॉस्ट शुड बियर द इक्विटेबल शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस, ताकि सर्विस कॉस्ट को भी हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर सके। प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जब करेंगे तो उसके साथ हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो है वो भी एलोकेट होना चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन जो होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो कॉस्ट है वो अपोर्शन कर दे रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कितने तरह से हो सकता है, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इट रेफर्स टू charging of overhead to individual product or job. It is process of distribution of overhead allotted to a particular department or cost center over the units produced. तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का कैलकुलेशन। और ये किस तरह से होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल टू ओवरहेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम। अब ये जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरहेड का जो रेट है ये हम लोग चार तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चार तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है एक्चुअल ओवरहेड रेट, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड रेट। इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल ओवरहेड जो एक्चुअली में हुआ है डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी और वॉल्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी और वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर पे ही कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअल ओवरहेड और एक्चुअली क्या एक्सपेंस हो रहा है, मतलब ओवरहेड क्या हो रहा है। ये हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब अकाउंटिंग ईयर जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो इसका एक डिसएडवांटेज है, इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली when accounting period is end to get actual figure। एक्चुअल फिगर से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा कब हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड हो रहा है, दैट इज एक्चुअल ओवरहेड रेट। नेक्स्ट होता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड मतलब पहले पता चल रहा है नाम से, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, काम कुछ नहीं कर रहे लेकिन पहले से ही सोच ले रहे कि ऐसा होगा या फिर वैसा होगा, यानी एस्टिमेटेड या फिर बजटेड, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पुराने एक्सपीरियंस से हम लोग ये कर सकते हैं, या फिर मार्केट का जो चल रहा है कंडीशन उससे भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड और बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय
एस्टिमेटेड और बजटेड क्वांटिटी और वॉल्यूम। ये कब डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग? ये बिफोर एनी एक्टिविटी डन हम लोग कर सकते हैं। डिटरमाइन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड, द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लैंकेट रेट यानी सिंगल रेट। जहां पर हम लोग एक रेट के बेसिस पे ही क्या करेंगे, जहां पर हम लोग एक रेट के बेसिस पे ही सारा एक्सपेंस को अपोर्शन कर देंगे। ओवरहेड फॉर द एंटायर फैक्ट्री, ओवरहेड फॉर द एंटायर फैक्ट्री, पूरे फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंस आ रहा है वो पूरा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी और वॉल्यूम। और ये लेकिन हम लोग स्मॉल कंसर्न में कर सकते हैं, जैसे कि कल थोड़ा सा ये जिन लोग का था हम बता रहे थे, इस पे हम लोगों ने किया। तो ये जो सिंगल रेट होता है ये हमेशा जो है स्मॉल स्केल बिजनेस पे ही अप्लाई होता है, लार्ज स्केल बिजनेस पे नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट मांगेगा तो हम लोग को करना पड़ेगा कस्टमाइजेशन, ठीक है। मान लो हम लोग कोई अगर घर बेच रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बोलेगा फर्निश्ड घर का भी जितना है अनफर्निश्ड घर का भी उतना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है ना, कि अगर डिमांड जिस तरह से हो रहा है तो फिर कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा जहां पर दोनों चीज में डिफरेंस अगर है तो फिर पैसा भी अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। लेकिन छोटे स्केल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि देखो आप कुछ भी करो, मेरा तो ये फिक्स प्राइस है, आपको पूरा काम करवाना है करवाओ, ना करवाओ आपको इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल रेट। सिंगल रेट बेसिस पे जो लोग अपना कैलकुलेशन वगैरह करते हैं कॉस्टिंग का, वो लोग यानी लार्ज स्केल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे। स्मॉल स्केल में ये सारा चीज जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। लार्ज स्केल में ही एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो अगर ये जो जैसे तुम लोग क्लास वगैरह कर रहे हो, ये सब वीडियो वगैरह मिल रहा है, हो सकता है कहीं पर ऐसा हो कि वीडियो भी अगर आपको लेना है, क्लास भी करना है, बैकअप भी चाहिए, तो फिर अलग अलग सबका दे रहा है कि मतलब लाइव क्लास का अलग हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास का अलग हो रहा है। लेकिन मान लो कोई ऐसा बोल रहा है कि लाइव करो रिकॉर्डेड करो हमारा एक ही फीस है, तो फिर दूसरे जगह कोई शिफ्ट हो जाएगा कि भाई लाइव का भी जो फीस है रिकॉर्डेड का भी वही फीस है, तो कैसे चलेगा? तो जो लार्ज स्केल में कर रहे हैं उन्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कंपटीशन में टिकने के लिए। लेकिन जो स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, वो फिर अपना एक मतलब क्या बोलते हैं वो रुतबा होता है ना कि नहीं हम ऐसे करते हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उनका कंपटीशन मतलब हर एक चीज का एक कंपटीशन का मार्केट होता है, तो वो अपने हिसाब से कंपटीटर के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो फिर वो टोटल होता है, मतलब सिंगल रेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करें, चाहे एक्टिविटी हो या ना हो, सारे पे हम वो चार्ज करेंगे। So it is a single rate computed for entire factory applied in small concern when only one product is manufactured. One product is manufactured, or when all the products pass through all the operations. और लास्ट होता है मल्टीपल ओवरहेड। मल्टीपल ओवरहेड रेट या फिर इसे बोला जाता है डिपार्टमेंटल रेट।
when different rates are computed for each producing department, service department, cost center, each product or product line, then they are known as मल्टीपल रेट। यानी जो मॉडर्न है, जो यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी जहां पर हमारा जितना सर्विस लग रहा है उस हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ कितना एक्सपेंस हुआ है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और वॉल्यूम अगर हम लोग करते हैं, या फिर लेबर का रेट कैलकुलेट करेंगे तो लेबर का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लेबर आवर हो सकता है, यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय लेबर हो सकता है, तो दैट इज मल्टीपल ओवरहेड रेट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग एब्सॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो है ओवरहेड का जो भी हमें कंसेप्ट चाहिए, इतना हमारे लिए काफी है। अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखो, ताकि हम इसका जो प्रैक्टिकल जो है वो भी हम लोग समझ जाए कि किस तरह से अप्लाई होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इस सीमेंट फैक्ट्री सेल्स सीमेंट इन 4 जोन। तो सीमेंट फैक्ट्री है जो 4 जोन में सीमेंट बेचता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। बिलो इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टॉक ऑफ सीमेंट। तो देखो सेल का दिया हुआ है कि कौन से सेक्टर में कितना सेल होता है, करोड़ों में दिया हुआ है। नंबर ऑफ सेल्समैन, कितने सेल्समैन अपॉइंटेड है हर एक जोन में। पर सेल्समैन डिस्टेंस दिया हुआ है कि सेल्समैन का डिस्टेंस कितना कितना है जोन से, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग बजट दिया हुआ है, मतलब कौन से जोन में कितना एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया गया है, उसका बजट, खर्चा करना है उसका बजट। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है कितना बच रहा है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। प्रीवियस ईयर में हमारा ये जो सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर क्या खर्चा हुआ है, सैलरी ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हम लोगों ने सैलरी दिया है, दैट इज 56 लाख। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा एक्सपेंस जो है कहाँ अपोर्शन करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही दिया हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन पढ़ा देते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि ये सारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। देखो सैलरी दे रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, तो रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ट्रैवल कर रहा है सेल्समैन बेचने के लिए, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। इंश्योरेंस ऑन आउटस्टेशन स्टॉक, स्टॉक रखा हुआ है उस पे इंश्योरेंस किया हुआ है, तो ये भी सेलिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। कमीशन ऑन सेल्स, ये भी सेलिंग ओवरहेड है। और कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब जब हम लोग डिलीवरी करवा दे रहे हैं गुड्स का, ठीक है, मतलब जो कस्टमर ले रहा है तो उसका जो हमारा आउटवर्ड, गुड्स आउटवर्ड जाने का जो एक्सपेंस लग रहा है, डिलीवरी चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, उसका क्या एक्सपेंस है। तो कभी कभी हो सकता है हम लोग डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते कस्टमर से, खुद को बेयर करना पड़ता है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड रिलेटेड टू सेल हो गया। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल पूरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एक एक एक्सपेंस हमें दिया हुआ है। तुम लोग मुझे इतना बताओ कि कौन सा एक्सपेंस जो है किसके ऊपर अपोर्शन होना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल दे दिया है, लेकिन जोन तो 4 है, 4 जोन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सही तरह से, फिर इसमें एलोकेशन तो नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा। एलोकेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सैलरी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है वो टोटल 56 लाख बता रहा है, बट जोन तो 4 है, तो चारों जोन में हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे इतना तुम लोग बताओ कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाएगा, मतलब किसके बेसिस में होगा। बताओ फर्स्ट एक्सपेंस जो है ये किसके बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पर तो बेसिस है ना, ये देखो बेसिस कुछ ये दिया हुआ है, ये देखो ये तो एक्सपेंसेस दिया हुआ है ये कुछ डेटा दिया हुआ है,
जैसे कि हम बता सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो एडवर्टाइजमेंट बजट के ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोगों ने बजट किया है कि टोटल एडवर्टाइजमेंट का 30% नॉर्थ जोन में एक्सपेंस करना है, साउथ जोन में 25, ईस्ट में 25 और वेस्ट में 20%, तो यानी इस परसेंटेज पे ये जो 5 लाख है वो डिवाइड हो जाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो अब बताओ कि बाकी सारा खर्चा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। हमें डिफरेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हर एक जोन में एपोर्शन करना है, ठीक है। एलोकेट तो कर नहीं सकते क्योंकि नहीं पता है कि नॉर्थ में इतना है खर्चा एडवर्टाइजमेंट का, साउथ जोन में इतना है, ईस्ट जोन में इतना है, वेस्ट जोन में इतना है। हमें करना है एपोर्शन, नॉट एलोकेशन। एलोकेशन अगर डायरेक्टली दे देगा देन एलोकेशन, तो ये एपोर्शन करना है। तो हमें पर्टिकुलर बेसिस के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना है। Statement showing apportionment of selling overhead। सेलिंग ओवरहेड तो किस तरह से करना है हम दिखाते हैं, तब तक तुम लोग सोचो, मुझे बताओ कि कौन सा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें, पर्टिकुलर बेसिस टोटल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पर्टिकुलर में क्या करेंगे, सारा एक्सपेंस लिख देंगे, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा नाम जो है वो लिख देते हैं। तो सैलरी, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट गो डाउन, एडवर्टाइजमेंट go down, इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन और कैरेज आउटवर्ड। तो ये सारा जो खर्चा है ये हमें अपोर्शन करना है। सबका एक्सपेंस बता दिया, 56 लाख, 1,95,000। अच्छा, 56 लाख और 1,95,000। 1,95,000 ट्रेवलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है 5 लाख, फिर 3,50,000, फिर 70, 5 लाख, 3,50,000, 70, 25 और 4,10,000। तो ये मैंने लिख लिया टोटल जो था टोटल कॉलम में। अब बस तुम लोग को बेसिस सोचना है कि कैसे इसे अपोर्शन करें और उस रेशियो में तुम लोग को सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ, कम से कम एक तो बता दो कि क्या होगा। सैलरी ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक तो मैंने बता के ही रखा तुम लोग को, एडवर्टाइजमेंट। तो बताओ, सैलरी दोगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को तो किस हिसाब से दोगे? हम सेल्स के ऊपर, सेल्समैन के ऊपर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, हाँ, जब सेल्समैन अवेलेबल है तो हम लोग नंबर ऑफ सेल्समैन के ऊपर देंगे, 50, 20, 30, 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्समैन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसी पे देना है, नंबर ऑफ सेल्समैन। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 5:2:3:2, 0 हटा देते हैं, 5:2:3:2। तो फिर बेसिस हम बता देते हैं, रेशियो हम यहाँ पर आंसर्स जो है वो लिख लेंगे, तुम लोग चाहो तो टोटल कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बताओ, ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग जा रहे ट्रैवल करके सेल कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं, थोड़ा रिसर्च वगैरह करते हैं मार्केट में ताकि सेल्स कर पाए, तो इसका एक एक्सपेंस होता है। तो बताओ ये किस बेसिस पे होना चाहिए? सेल्समैन डिस्टेंस, हाँ, सेल्समैन डिस्टेंस इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्समैन, क्योंकि पर सेल्समैन डिस्टेंस है। तो नॉर्थ जोन में तो 50 सेल्समैन है, तो 50 × 1000 होना चाहिए। तो इसका बेसिस होना चाहिए सेल्समैन इंटू किलोमीटर, सेल्समैन इंटू किलोमीटर। अगर इस बेसिस पे करेंगे तो जो रेशियो है वो आ जाएगा 1000 × 50, यानी 50,000, 40,000, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 50,000,
40,000, अच्छा ये हो जाएगा 75,000 और 30,000, 75,000 और 30,000। तो इसको 5 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 10, तो 10:8:15:6, 10:8:15:6। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया सेल्समैन इनटू किलोमीटर। अब कौन सा होना चाहिए, अब है एडवर्टाइजमेंट। ये तो मैंने पहले ही बताया था, एडवर्टाइजमेंट बता दिया। ये देखो 30, 25, 25, 20, अगर इसे 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6,554, 6,554, 6,554। तो इसे हम लोग बेसिस क्या लिख सकते हैं, इसे गिवन लिख सकते हैं, दिया तो है, डायरेक्टली दे दिया है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे दिया हुआ है। अब बता रहा है कि गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट किसके ऊपर होना चाहिए, सोच के देखो, यही है जो भी है अवेलेबल, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डेटा है, इसी पे करना है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा, जो गिवन है उसी से ही करना है। तो गोडाउन रेंट किसके ऊपर होना चाहिए, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। गोडाउन रेंट होना चाहिए एवरेज स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक का देखो क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक का है 3121, तो एवरेज स्टॉक 3121। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या बोला है, ऑन आउट स्टेशन स्टॉक, तो फिर स्टॉक के ऊपर ही होगा, ये तो पता ही चल रहा है, स्टॉक बता ही दिया है, तो स्टॉक के ऊपर होगा 3:1:2:1। कमीशन देखो क्या बोला है, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कमीशन बोला है, तो सेल्स ये रहा 10,564, तो सेल्स के ऊपर बता ही दिया है, सेल्स के ऊपर गिवन ही है, कौन सा बेसिस लेना है हमें, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमारा, जहां पर हमें थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है डायरेक्टली। कैरेज आउटवर्ड अभी मैंने बताया ये सेल्स रिलेटेड होता है, तो कैरेज आउटवर्ड जो सेल्समैन जा रहे हैं, सेल्स करवा रहे हैं बाहर में, उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, तो इसमें भी हो जाएगा सेल्समैन इनटू किलोमीटर, सेल्समैन इनटू किलोमीटर। तो इसका हम लोगों ने पहले भी करके रखा है, ये हो रहा है 10,8:15:6, 10,8:15:6। अब क्या करना है, मेन तुम लोग को बेसिस ढूंढना ही मेन काम होगा तुम लोगों का। अब करना क्या है, इस रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जैसे कि इजीली हो जाए इसके लिए तुम लोग को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, यहाँ पर देखो 5+2+3+2 अगर हम लोग करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 56 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो जितना भी आ रहा है ये सारे केसेस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, मतलब 56 लाख डिवाइडेड बाय 12 ये सारे केसेस में एप्लीकेबल होगा। बस इनटू एक बार 5 करना है, इनटू एक बार 2 करना है, इनटू एक बार 3 करना है, इनटू एक बार 2 करना है, तो कैलकुलेटर में ये वाला पोर्शन करेंगे, इनटू 5 लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 23,33,334, ठीक है, 23,33,334 ये कैलकुलेटर में आएगा। फिर से ये जब रहेगा तुम लोग को कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, तुम लोगों ने इनटू एक बार 5 किया था, डिवाइड 5 कर दोगे तो ये जो डिवाइड करके आ रहा था वो वाला वैल्यू फिर से मिल जाएगा। अब इनटू 2 कर दोगे, बार बार लिखने का जरूरत नहीं होगा, फिर इनटू 2 कर दोगे तो 9,33,333, फिर डिवाइड 2 कर दोगे तो फिर इनटू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इनटू 3 कर दोगे, फिर इनटू 3 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 14 लाख, फिर डिवाइड 3 कर दोगे, इनटू 3 करने के बाद डिवाइड 3 कर दोगे, फिर से यही वाला डेटा वापस आ जाएगा, इनटू 2 कर दोगे, तो 9,33,333। तो ये तो मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है, ये मैंने बता दिया इजीएस्ट वे, ताकि तुम लोग को बार बार लिखना ना पड़े, ऐसे फॉलो करोगे तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, कि जितना इनटू कर रहे हैं उतना ही डिवाइड कर देंगे, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, फिर हम लोग जितना हमें इनटू करना है कर देंगे। तो इस तरह से तुम लोग को सारा एक्सपेंस का अपना अपना जो रेशियो है उस हिसाब से जो है कैलकुलेशन कर लेना है। तो मेरे पास किया हुआ है तो हम यहाँ से लिखते रहे, तुम लोग ये नॉर्मल कैलकुलेटर में घर पे बैठ के देख सकते हो कि सही है कि नहीं। तो ये 1,95,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा 5 लाख का हो जाएगा 1,50,000, 1,25,000 और 1,25,000 और 1 लाख। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन है इसलिए हम कर दे रहे हैं।
तुम लोग इसे चेक करके देख सकते हो। 1,50,000, 50,000, 1,50,000, 70,000 का हो जाएगा 30,000, 10,000, 20,000 और 10,000। 25 लाख का हो जाएगा 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और ये हो जाएगा 4,10,000 का हो जाएगा 1,05,128, 105,128, 84,103, 1,57,692, 63,077। और लास्ट में हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे तभी पता चलेगा कौन से जोन का कितना एक्सपेंस आया है। तो टोटल भी हम लिख देते हैं, कितना हो रहा है 38, 18, 462, 17, 42, 436, 24, 77, 692 और 15, 86, 410। और ये टोटल का भी चाहो तो कर सकते हो। इसका हो रहा है 96, ये दिया हुआ ही देखो, यही वाला होगा 96,25,000। अब हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूट करने बोला था, डिफरेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू ईच जोन, वो हम लोगों ने कर दिया ऑन एप्रोप्रिएट बेसिस। एंड कंप्यूट सेलिंग ओवरहेड रेट एज ए परसेंटेज टू सेल्स फॉर ईच जोन। सेलिंग ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो सेलिंग ओवरहेड रेट हमें कैलकुलेट करना है, हर एक जोन का अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस बेसिस पे बोला है, एज ए परसेंटेज टू सेल्स, तो सेल्स के ऊपर, तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखो यहाँ पर कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हुआ है। फर्स्ट ये जो नॉर्थ जोन है इसमें हुआ है 38,18,462 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सेल कितना है, यहाँ पर सेल है 10 करोड़, तो डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3.82%। 3.82 ये टोटल लेना है, दैट इज अवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। डिवाइडेड बाय कर देना है पर्टिकुलर सेल ऑन पर्टिकुलर सेल फॉर दोज जोन्स, ठीक है। तो साउथ का 5 करोड़, ईस्ट का 6 करोड़, वेस्ट का 4 करोड़, तो दिस वन डिवाइडेड बाय 5 करोड़, दिस वन डिवाइडेड बाय 4 करोड़, दिस वन डिवाइडेड बाय 6 करोड़। इस तरह से हमारा आ जाएगा 3.48%, ठीक है, 4.13% और 3.97%। तो ये आ गया हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एपोर्शनमेंट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे का एपोर्शनमेंट हो गया, और उसके साथ साथ हमारा जो परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड रेट वो भी कैलकुलेट हो गया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एक बार हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री रेंट है, पावर है, डेप्रिसिएशन है, स्टोर रूम है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, कैंटीन सब्सिडी है, इनडायरेक्ट लेबर है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई का खर्चा है, लाइट है, फैक्ट्री है, सुपरविजन है। करने क्या बोला है, following are specific cost details relating to its 5 department A, B, C, P and Q of which A, B, C are production department। देखो कितने डिपार्टमेंट का कॉस्ट डिटेल्स दिया है, A, B, C, P एंड Q, तो जिसमें से ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और PQ जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। और देखो यहाँ पर कुछ बेसिस दे दिया, एरिया, यानी अगर रेंट है तो फिर एरिया के ऊपर होना चाहिए, आवर्स वर्क दे दिया है, कौन कितने टाइम काम कर रहा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे दिया है, ट्रेसेबल ओवरहेड दे दिया है। ट्रेसेबल ओवरहेड मतलब ये एलोकेट किया हुआ है अलग अलग, ये देखो रुपीस का साइन दिया हुआ है। ट्रेसेबल मतलब जो आइडेंटिफाइबल है वो ओवरहेड, यानी ये एलोकेट ऑलरेडी है, तो एलोकेट किया हुआ है तो एलोकेट करने का जरूरत नहीं होगा। जो एपोर्शन करना है उसे एपोर्शन करके एलोकेट करेंगे, और जो एलोकेटेड है ऑलरेडी वो ऐसे ही लिख देंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है तो डेप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। अच्छा एक चीज याद रखो, डायरेक्ट मटेरियल जो होता है, डायरेक्ट मटेरियल ये चला जाएगा हमारा
सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो है ना वो कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब हमारा जो प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड होता है, इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर जो भी हो, इसका सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वाला पोर्शन ही हम लोगों को लेना है। नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है तो वर्कर रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो उसमें अपोर्शन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मटेरियल जो है तो फिर उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस, यानी कितनी बार रिक्वेस्ट भेजा गया था मटेरियल सेंड करने के लिए, तो ये मटेरियल रिलेटेड कोई भी डेटा होगा तो उस पे बेसिस कर सकते हैं। लाइट पॉइंट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी आर टू बी शेयर्ड बाय एबीसी एंड क्यू। जैसे देखो ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी, जैसे मैंने बोला था जब हम लोग ओवरहेड के बारे में पढ़ रहे थे कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है उनका खर्चा कभी भी उस डिपार्टमेंट में नहीं रहता, वो रीअपोर्शन कर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो देखो पी जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो शेयर करना है एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है, एबीसी और क्यू को, ठीक है। ये क्यू को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन कर देता है, लेकिन रीअपोर्शन करने का कुछ बहुत सारा मेथड है, जिसमें एक मेथड ऐसा भी होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट अपना कॉस्ट खाली कर रहा है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपोर्शन कर सकता है। तो यहाँ पर वो मेथड हमें अप्लाई करने बोला गया है कि हमें क्या करना है, एबीसी और क्यू में वो खर्चा 5:3:7:5 में रीअपोर्शन करना है, और डिपार्टमेंट क्यू जो है वो रीअपोर्शन करेगा अपना खर्चा फिर किसे, ए को, बी को, सी को एंड पी को। देखो दे दिया है 1:2:3:4 में। तो इस बेसिस पे हमें अपोर्शनमेंट करने के बाद देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट वाइज क्या हमारा एक्सपेंस, ओवरहेड टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है। तो पर्टिकुलर बेसिस टोटल ए बी सी, पी क्यू सर्विस डिपार्टमेंट है तो इसे हम इस तरह से लिख देते पी क्यू। फर्स्ट है देखो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन। तो फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, स्टोर रूम, इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर रूम, इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर रूम, इनडायरेक्ट मटेरियल, कैंटीन सब्सिडी, इनडायरेक्ट लेबर, कैंटीन सब्सिडी, इनडायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई। तो ईएसआई का लाइट फैक्ट्री सुपरविजन, लाइट फैक्ट्री सुपरविजन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से हमें लेना है एरिया, आवर्स वर्क, हॉर्स पावर, ट्रेसेबल ओवरहेड जो है वो लेना है, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लेना है। ट्रेसेबल ओवरहेड और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो ठीक है, पीछे लिख लेंगे, यहाँ तो होगा भी नहीं जगह। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अपोर्शन तो कर ही लोगे, बस हमें रेशियो आइडेंटिफाई करना है। फैक्ट्री रेंट किस पे होना चाहिए, फैक्ट्री रेंट किस पे होना चाहिए बताओ। हम जस्ट फटाफट अमाउंट जो है हम लिख देंगे, तुम लोग अगर बेसिस बता देते हो मुझे। एरिया के ऊपर होगा ना? हाँ, एरिया जो होगा उसके ऊपर होगा। 2000, 1000, 500, 800, 500। अब रेशियो करना है तो सब में इक्वल इक्वल 0 हटा देंगे, तो 20, 10,
585, 20 10 585, इसे चाहे तो हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 10 5 8 5, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो है बेसिस हम लोग लिख देंगे एरिया। एरिया के ऊपर रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रेंट था हमारा 48,000, अब ये 48,000 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो लिख ही देते हैं। 48,000 का हो जाएगा 20,000 10,000 5,000 और 8,000 और 5,000। तो ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट है पावर। पावर लिखा हुआ है, तो बताओ पावर का इसमें से कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट पावर है, पावर का इसमें से कौन सा होना चाहिए। पावर तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन ना। हाँ, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे होना चाहिए, इनटू आवर्स वर्क ले लेंगे, ठीक है। हॉर्स पावर ऑफ मशीन जो है ये तो होगा ही, पावर जो हो रहा है, पावर कंजम्पशन डिपेंड करता है कितने टाइम मशीन चल रहा है उसके ऊपर। तो पावर कंजम्पशन जो है हॉर्स पावर जो है वो 80 30 40 40 है, कितने कितने टाइम काम हो रहा है उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी आवर्स वर्क इनटू हॉर्स पावर। तो आवर्स वर्क इनटू हॉर्स पावर, तो इसका हमें रेशियो चेक कर लेना है कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा 80,000 80,000 30,000 20,000 20,000, तो 80 80 30 20, तो हम लोग सारा अगर इक्वली जीरो हटा देंगे तो ये 88322 आ जाएगा, क्योंकि ये 20,000 20,000 हो जा रहा है। तो ये देखो, ये 80,000 ही रह रहा है, ये भी 80,000 रह रहा है, ये 30,000 रह रहा है, ये 20,000 हो रहा है, तो 88322 88322 और इसका टोटल था 23,000, तो 23,000 का हो जाएगा 8,000 8,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का कैसे होगा। डेप्रिशिएशन हो जाएगा वैल्यू, हाँ, प्लांट के ऊपर। तो ये 4 लाख 3 लाख 1 लाख 1 लाख 50 50,000, तो सब में से 4 जीरो हटा देंगे तो 40 40 30 10 15 5 40 30 10 15 5, इसका लिख देते हैं बेसिस वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट और टोटल है 1 लाख है, 1 लाख है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने पे आ जाएगा 40 30 10 40 30 10,000 15,000 5,000। फिर है स्टोर रूम। स्टोर रूम क्या होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। स्टोर रूम से क्या जाता है, स्टोर में स्टॉक जो है वो स्टोर किया जाता है। अब ये फिर किसके ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर था हमारा स्टोर रूम, स्टोर रूम एक्सपेंसेस। ये दिख रहा है नंबर ऑफ मेटेरियल रिक्विजिशन, इस पे होना चाहिए, कितना बार रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है उतने बार स्टोर रूम से स्टॉक का आउटफ्लो होता है। तो 5:3 ये हो जाएगा 5:3:10:8:4 5:3:10:8:4 हो जाएगा 5:3:10:8:4। स्टोर ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन। तो स्टोर रूम का एक्सपेंस जो है 30,000 है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 5,000 3,000 10,000 8,000 और 4,000। इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर होता है, ठीक है, ये रूल्स है, ये फॉलो करना पड़ेगा हमें। इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल का जो रेशियो होगा उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो ये एक बार पॉइंट टू बी नोटेड कर लो कि डायरेक्ट मटेरियल का जो रेशियो होगा उसी में इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो हमारा देखो, अगर 4 0 हट जाता है तो 10 15 15 16 4, 10 15 15 16 4, तो ये 60,000 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 15,000 15,000 16,000 और कैंटीन सब्सिडी। कैंटीन सब्सिडी किसके ऊपर होना चाहिए? Number of workers. नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर पे कैंटीन सब्सिडी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 8 7, ये सारा जीरो हटा देते हैं, 8 7 5 2 3, 8 7 5 2 3, 25,000 का टोटल एक्सपेंस था, तो फिर ये हो जाएगा 8,000 7,000 5,000 2,000 और 3,000। इनडायरेक्ट लेबर भी होगा डायरेक्ट लेबर के ऊपर, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वैसे ही इनडायरेक्ट लेबर जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट लेबर के ऊपर होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग जीरो हटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 10 10 3 2, 20 10 10 3 2, 20 10 10 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल हमारा हो रहा है 50,000। तो 22,222, 11,111, 11,111, 3,334, 2,222। और ईएसआई होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ये हो जाएगा लेबर के ऊपर, ठीक है। ईएसआई लेबर के ऊपर किया जाता है, तो ये अभी हम लोगों ने जो किया सेम यही वाला, सेम यहाँ पर लिख देते हैं, सेम होगा ईएसआई। तो 50,000 है। अच्छा एक मिनट, ईएसआई शायद 50,000 था, एक मिनट देख लेते हैं। ईएसआई 50,000 था। अच्छा ये जो डायरेक्ट लेबर था, ये इनडायरेक्ट लेबर जो था ये शायद हमारा 50,000 नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर 90,000 था, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर 90,000 था। तो एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं ईएसआई, ये ईएसआई का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ईएसआई, और यहाँ पर लिख देते हैं इनडायरेक्ट लेबर, तो ये भी सेम हो जाएगा। और इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस था 90,000, और इससे अगर हम लोग सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000 20,000 20,000 6,000 4,000। लाइट हो जाता है, देखो लाइट पॉइंट के ऊपर हो जाएगा, लाइट जो है नीचे देखो लाइट पॉइंट मिलेगा, लाइट पॉइंट के ऊपर हो जाएगा 100 30 25 50। इसे अगर हम लोग 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइट पॉइंट लिख देते हैं बेसिस और रेशियो हो जाएगा 100, ऐसे ही रख देते हैं 30 25 15 और 10, चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। और टोटल है 18,000 है, 18,000 है, 10,000 3,000 2,500, 10,000 3,000 2,500 1,500 और 1,000। और फैक्ट्री जो है नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर होगा, फैक्ट्री सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर होगा, नंबर ऑफ वर्कर 87523, 87523, और इसका खर्चा है 75,000, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 21,000 15,000 6,000 और 9,000। और दो खर्चा हमारा बचा हुआ है जो कि ऑलरेडी एपोर्शन किया हुआ है, एलोकेट कर देना है हमें, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये जो रुपीस का दिया हुआ है, और एक है ट्रेसेबल ओवरहेड। तो ट्रेसेबल ओवरहेड ये पर्टिकुलर ट्रेसेबल ओवरहेड बेसिस
तो कुछ नहीं है, टोटल बेसिस जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है ट्रेसेबल ओवरहेड, तो सब में हमें अपोर्शन कर देना है। तो ए बी सी पी और क्यू, तो 2,05,000 होगा अगर हम लोग टोटल करेंगे। तो 50,000, 80,000 जैसे जैसे दिया हुआ है, 50, 80, 30, 20, 25, 30,000, 20,000 और 25,000। उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। लेकिन ये दोनों जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यहाँ पर हम स्टार लगा दे रहे, तो सर्विस डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल 1,60,000 और 40,000। यानी टोटल में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, सॉरी 2 लाख हो जाएगा, ये नहीं, अच्छा। और डायरेक्ट लेबर जो होगा वो 50,000 हो रहा है टोटल, देख लो सिर्फ अगर पी और क्यू पे चला जाएगा तो 30 एंड 20, तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया 20,000। तो अब हम लोग को कर लेना है टोटल, तो 2,37,222 इसका आ जाएगा 2,08,111, 1,26,611 और पी का आ रहा है 2,77,834 और क्यू का आ रहा है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का, ये पी का हो गया और क्यू का आ रहा है 1,24,222। अब हमें क्या करना है, बोला गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसे रीअपोर्शन करना है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है हमारा इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो अभी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख लेते हैं। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ए बी सी पी और बी सी पी एंड क्यू। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा खर्चा आया है 2,37,222, बी का आ रहा है 2,08,111, सी का आ रहा है 1,26,611, टी का आ रहा है 2,77,834 और क्यू का आया है 1,24,222। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट पी यानी सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट पी रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट टू ए बी सी एंड पी इन रेशियो। रेशियो बता दिया है हमें क्वेश्चन में, ये देखो 5:3:7:5, तो 5:3:7:5 और नीचे लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट क्यू रीडिस्ट्रीब्यूट टू ए बी सी एंड क्यू का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी पे अपोर्शन होगा। इन रेशियो हमें बता दिया है 1:2:3:4, 1:2:3:4 मतलब 1:2:3:4, इस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे कि मैंने बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हम लोग करेंगे, तो इसमें देखो किस तरह से करना है। assume total overhead of department P equal to rupees X and department Q equal to rupees Y. Hence, अगर ये टोटल होता है, इन लोगों का टोटल कितना है, इतना और इतना, ये और ये ऑलरेडी हमारा टोटल आया है, तो फिर टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,77,834
और y इक्वल टू हो जाएगा 1,24,222 प्लस, यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों का एपोर्शन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जब हम लोग पी का केस देखेंगे तो क्यू जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो क्यू का कितना हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा हमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब एपोर्शन होगा तो किस पे एपोर्शन होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि P पे एपोर्शन होगा, P पे एपोर्शन होगा, यानी Q का बात हो रहा है, Q एपोर्शन करेगा P पे, तो P का पोर्शन कितना है 5/20, ये टोटल करो 5 + 5 10, 7 + 3 10 and 10 20, तो 5/20 हो जाएगा P का पार्ट, ठीक है, 5/20 हो जाएगा P का पार्ट। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 5/20, ये P का है, ये तो Q का है, ये Q का कर रहे हैं हम लोग, Q एपोर्शन कर रहा है किस पे P पे, तो 5/20 ऑफ P यानी X। और जब हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट जब सर्विस डिपार्टमेंट P जो है वो एपोर्शन करेगा अपना एक्सपेंस Q पे, तो कैसे होगा, तो इस तरह से हो जाएगा, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है। अच्छा ठीक है, और x और y का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें किस तरह से अपोर्शन करना है, हम लोग दोनों डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल ओवरहेड ले लेंगे, और जितना पोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन कर रहा है उतना पोर्शन यहाँ ऐड करना है। अब इससे हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो तुम लोग कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हम और सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ दिखा दे रहे, y का वैल्यू आ जाएगा 2,15,200 और x का वैल्यू आ जाएगा 3,63,914, ये आ जा रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या माना है, टोटल ओवरहेड x और y का, ठीक है, और x रिलेटेड टू p है और y रिलेटेड टू q है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसे अपोर्शन कर देना है। तो P का हम लोगों का आया, P जो हम लोगों ने x माना है, P का आया है देखो 3,63,914, 3,63,914। अब ये जो एक्सपेंस है 3,63,914 को हमें 5:3:7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5/10 चला जाएगा A के लिए, फिर 3/10 B, C के लिए 7/10 एंड Q के लिए 5/10। तो यहाँ पर हम एक बार अमाउंट जो है वो लिख देते हैं, 9,978, 54,587 आएगा, 1,27,371 और लास्ट 90,978। और जब हम लोग Q का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,15,200, 2,15,200, 2,15,200। और इसे जब हम लोग ये 1:2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 21,520, 43, 40 और 64,560 और इसमें आ जाएगा 86,080, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसे टोटल करोगे तो A का हो गया इतना था, सर्विस डिपार्टमेंट P और Q से इतना इतना आ गया है, तो 3,49,720
बी का पहले से ही इतना था और सर्विस डिपार्टमेंट ने जब अपोर्शन किया तो उससे हो गया 3,05,738 और सी के केस में हो रहा है 3,18,542 और अगर तुम लोग पी और क्यू का चेक करोगे तो पी और क्यू का आ जाएगा ब्लैंक, मतलब नील और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है खाली करना ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मतलब मेन जो क्राइटेरिया यही है कि हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए किया जाता है ताकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज हो जाए और ये खाली हो जाए, तो ये खाली हो जा रहा है, तो ये टोटल करके तुम लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 आएगा। और ये मेथड जो हम लोगों ने किया दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं और तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो ये एक बार हम लिख देते हैं, चाहो तो तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। 1, 2 हम लोगों ने कर लिया, इसे छोड़ते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 13 से लेके 13, 14, 15, 16 ये सारा जो है आज हम लोगों ने जो सीखा उस कंसेप्ट में हमारा होमवर्क हो सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बहुत नेट डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बोलो मैम, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पेज शो कर दीजिए ना, कुछ मिस हो गया था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हो गया। अच्छा ठीक है।